जी, तो जनाब कल जो है वो हमने डेट फाइनेंसिंग को देखा था जी। डेट फाइनेंसिंग में आज जो है वो हम पढ़ रहे होंगे जी कि टर्म लोन्स जो हैं वो क्या चीज़ होती है। फॉर टर्म लोन्स रेफर टू द सेक्शन ऑन बैंक लोन्स। अब इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें वो बता रहा है। लेट्स सपोज जो है ना वो बॉन्ड्स की बात करेगा। ये आपने बॉन्ड का नाम सुना हुआ होगा कि अक्सर जो है वो बैंक भी इशू करते हैं, गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, मुख्तलिफ इदारे होते हैं, वो भी इशू कर सकते हैं। तो इसके लिए होता ये है कि उन्हें फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह करानी पड़ती है, या आपने वो मनी एक्सचेंजर भी देखे होंगे कि जो आपसे पाकिस्तानी रुपीज़ लेके फिर वो डॉलर और रियाल वगैरह अक्सर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अगर वो रजिस्टर्ड हैं मुतल्लिका इदारे से, तो इजाज़त ली हुई है, तो वो भी ये काम कर सकते हैं। बॉन्ड्स आर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्विंग टू पार्टीज। ठीक है जी, बॉन्ड्स जो है वो क्या है, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है जी, इसको अंडरलाइन कर लें। लॉन्ग टर्म, ज्यादा मुद्दत के लिए, डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि उधार को की। अच्छा, इसके अंदर होता ये है कि अगर हम सिर्फ एक कंपनी एज्यूम कर लें, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, चलो गवर्नमेंट एज्यूम कर लेते हैं, आसानी से समझ आ जाएगी। तो गवर्नमेंट इसके अंदर करती क्या है कि गवर्नमेंट जनाब जो है वो आपसे पैसा लेती है और आपको एक जो है ना वो बॉन्ड इशू कर देती है। बॉन्ड इस तरीके से होता है जिस तरह आप एक एज्यूम कर लें कि चेक होता है, इसी तरीके की एक चीज़ होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है जी। तो वो बॉन्ड जो है वो आपके पास होता है। ठीक है जी, और वो पैसा गवर्नमेंट के पास होता है। तो गवर्नमेंट ने एक तरह से आपको आपको वो बॉन्ड इशू किया और आपसे पैसे लिए, यानी कि एक तरह से गवर्नमेंट ने उधार लिया हुआ है आप लोगों से। इस पे फिर गवर्नमेंट ने, जाहिर सी बात है, जब गवर्नमेंट ने आपसे उधार लिया हुआ है तो आप हो गए उधार देने वाले, गवर्नमेंट क्या हो गई, उधार लेने वाली। तो जाहिर सी बात है, जिस बंदे को आप पैसे देते हैं तो उससे आप फिर इंटरेस्ट की शक्ल में सूद भी वसूल करते हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर दो पार्टीज होती हैं जी। बोरोवर यानी कि इशू करने वाला, बॉन्ड इशू करने वाला कौन होगा, और लेंडर यानी कि बायर या इन्वेस्टर। तो अब बॉन्ड इशू करने वाला कौन होगा, लेट्स सपोज मैंने मिसाल ली है गवर्ट की। तो जो है ना वो गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड्स आपको इशू करेगी, किस सूरत में इशू करेगी, आप होंगे लेंडर। जाहिर सी बात है, आप जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे, पैसा लगा रहे होंगे, गवर्नमेंट को पैसा देंगे, गवर्नमेंट आपको वो जिस तरह मैंने बताया कि वो आपको बॉन्ड इशू कर देगी। द बोरोवर यानी कि बॉन्ड इशू करने वाला जो है। अब एक होता है लेंडर, उधार देने वाला। आप लेंडर हैं, गवर्नमेंट बोरोवर है। बोरोवर होता है उधार लेने वाला। गवर्नमेंट हो सकती है, लोकल बॉडी हो सकती है, ठीक है जी, या कोई कॉरपोरेशन हो सकती है। लोकल बॉडी मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट के अलावा, मिसाल ये बैंक्स जो हैं इनको आप एज्यूम कर सकते हैं, या कॉरपोरेशन में भी आप बैंक भी एज्यूम कर सकते हैं। मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये इदारे होते हैं, कई लोग ये काम कर रहे हैं। दे जनरली प्रोवाइड फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स एट पीरियोडिक इंटरवल्स। ठीक है जी, कि साल बाद इतने परसेंट, लेट्स सपोज 5% इंटरेस्ट आपको मिलेगा। मैंने जैसे कि वो स्टार्ट में बताया है कि जिसको आप पैसे देते हैं वो आपको सूद दे रहा होता है, तो वही बात वो कर रहा है। पीरियोडिक इंटरवल यानी कि साल 6 महीने। वो तो फिर आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे है कि सूद जो है वो जो है वो क्वार्टरली मिल रहा है, या सेमी एनुअली मिल रहा है, या एनुअली मिल रहा है। बाय डिफॉल्ट तो मोस्टली एनुअली होता है। एंड आर रिडीमेबल एट अ प्री डिटर्मिन्ड डेट इन फ्यूचर। आप लेट सपोज होता ये है कि आज जो है ना वो आपने 1/1/2023 को ये काम किया, पैसा इन्वेस्ट किया, बॉन्ड्स इशू हो गए। तो फिर ये डन होता है कि लेट सपोज जी आपने जो है ना वो 31 दिसंबर 2027 को जाके आप इसको वापस कर सकते हैं। एंड रिडीमेबल, काबिल वापसी होते हैं, एट अ प्री डिटर्मिन्ड डेट इन फ्यूचर। आज आज ही खड़े होके ये जो तारीख है, ये आप वो सारी अपनी लिख पढ़ कर लेंगे कि जी हाँ जी फलां तारीख को जाके ये वापस कर सकता है। तो ये प्री डिटर्मिन्ड हो गई, यानी कि आज ही ये जो बात कर रहा है, प्री डिटर्मिन्ड डेट इन फ्यूचर, ये फ्यूचर की डेट है। ठीक है जी। The issuer of a bond must pay the buyer a fixed amount of money called interest। ठीक है जी। अब जिसने बॉन्ड इशू किए, यानी कि दूसरे लफ्जों में जिसने आपसे उधार लिया, यानी कि गवर्नमेंट
वो क्या है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी कॉल्ड, वो सूद वही जो मैंने पहले बताया है वो उसने देना होता है, स्टेटेड एज द कूपन रेट ऑन अ रेगुलर शेड्यूल। ठीक है जी। अब ना इसके अंदर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट के नाम आएंगे, अभी इसकी डिटेल में इतने जाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन मेरे भाई आप कैफ 5 FAR 2 IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर जाके पढ़ेंगे। ठीक है जी। The issuer must also pay the bondholder the amount borrowed called the principal। ठीक है जी। अब जाहिर सी बात है कि जब आपने बॉन्ड्स वापस करने हैं, लेट्स सपोज इस तारीख को आपने बॉन्ड्स वापस करने हैं, अब ये तो नहीं ना वो कह सकता है जी कि मैंने आपको 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 यानी कि 5 साल मैं तो आपको सूद देता रहा हूँ, इंटरेस्ट देता रहा हूँ, तो मैं आपको जो है वो जितने आपने मुझे उस वक्त पैसे दिए थे वो क्यों वापस करूँ जी। लेकिन इस तरह नहीं होता, सूद तो मिलना ही मिलना है। जिस तरीके से हम किसी को पैसे देते हैं उधार पे, हम से मुराद में अज्यूम कर रहा हूँ जो हालात चल रहे हैं, ठीक है, तो ये तो नहीं ना होता कि आप उससे सूद पकड़ रहे हो और एंड में उसे कहें कि नहीं ठीक है तुमने मुझे सूद ही इतना दे दिया तो ना दो यार पैसे, कोई बात नहीं, ऐसे तो नहीं होता। तो यही हिसाब यहाँ पे है कि आप जब कल को बॉन्ड्स वापस करते हैं ना, तो फिर जो आपने लेट्स सपोज 5 लाख रुपए दिया था गवर्नमेंट को, वो आपको वापस हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। वो कल भी ये बात हुई थी कि अमाउंट जो असल अमाउंट होती है, सूद अलग हो गया, जो असल अमाउंट होती है उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। आर पार वैल्यू एट द बॉन्ड्स मेच्योरिटी डेट, मेच्योरिटी डेट क्या हो गई, मैंने कल भी बात की थी और इस हिसाब में जो मैंने अज्यूम किया हुआ मेच्योरिटी डेट बनेगी 31 दिसंबर 2027। अच्छा भाई, पार वैल्यू क्या होती है, अब ना इस पे कोई इसकी जड़ें ना खोलने लग जाना, ठीक है जी। ये टाइम बाय टाइम चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी और ये एक फिक्स चीज़ होती है, ठीक है जी। पार वैल्यू होती है फेस वैल्यू, ठीक है जी। अब ना शेयर्स जो होते हैं उनकी फेस वैल्यू जो होती है ना वो होती है 10 रुपए, 10 रुपए के तुरतरे, 10 रुपए के तुरतरे, ठीक है जी। तो इनकी जो फेस वैल्यू शेयर्स की होती है मेरे भाई वो होती है 10 रुपए। अब आपका शेयर जो है वो चाहे 32 रुपए का सेल हो रहा हो, चाहे 34 रुपए का सेल हो रहा हो, चाहे 340 रुपए का शेयर सेल हो रहा हो, ठीक है। अब असल जो फेस वैल्यू है वो इसकी 10 रुपए ही रहेगी, बाकी ये बन गई इसकी मार्केट वैल्यू, ठीक है जी। इसमें होता ये है कि फिर शेयर कैपिटल जो होता है उसमें जो एंट्री हो रही होती है वो 10 रुपए के हिसाब से पर शेयर की हो रही होती है, बाकी अमाउंट जो है वो शेयर प्रीमियम में क्रेडिट हो रही होती है। जो बाकी लेट्स सपोज ये 32 रुपए का सेल हुआ है ना, तो ये 22 रुपए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स की एंट्री फिर शेयर प्रीमियम में जा रही होती है और 10 रुपए के हिसाब से फिर ये शेयर कैपिटल में अमाउंट जा रही होती है। तो ये मैंने वैसे ही एंट्री की एक बात कर दी, ठीक है जी। तो ये फेस वैल्यू होती है, यानी कि आप कह सकते हो कि जी ये एक फिक्स होती है जो भी यानी कि बेसिकली एक ओवरऑल मार्केट में ये फ्लो चल रहा होता है। जिस तरह मैंने शेयर्स की मिसाल दी कि आप पूरे पाकिस्तान में जहाँ मर्जी चले जाएं, जो फेस वैल्यू है ना वो नॉर्मली 10 रुपए ही चलती है। अलग बात है कि फिर वो कोई पॉलिसी और हो और लंबी चौड़ी बहस है ये बहुत बड़ी। तो अभी आप अपने समझने के लिए ये कह सकते हैं कि जो पैसा आपने लगाया था मेच्योरिटी डेट पे यानी कि 31 दिसंबर 2027 को वो पैसा आपको वापस आ जाएगा। अगर लेट्स सपोज आपने ये शर्त रखी हुई है कि जी जो पार वैल्यू पे है तो वो पैसा है, यानी कि वो पैसा आपको अल्टीमेटली वापस आना है। अ बॉन्ड सर्टिफिकेट इज इशूड एज अ प्रूफ ऑफ ऑब्लिगेशन। जिस तरीके से भाईजान आप शेयर्स खरीदते हैं ना, पैसा लगाते हैं कंपनी में, तो कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट देती है जिसे शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं, जो इस बात का सबूत होता है, ठीक है जी, कि आपने जो है वो पैसा इन्वेस्ट करके यहाँ पे शेयर खरीदे और आप शेयर होल्डर हैं। इसकी बड़ी आसान सी मिसाल दूं जो कभी आपको नहीं भूलेगी, जब आपका इंशाल्लाह निकाह होगा तो आपका एक वो निकाह नामा बनता होता है। वो क्या होता है, इस बात का सबूत होता है कि ये बंदी इस बंदे की है और ये बंदा इस बंदी का है। तो ये एक पक्का ठक्का सबूत होता है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि हम ऐसे दिमाग से हैं कि जिन्हें ये बातें जल्दी याद होती हैं, इस वजह से ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है। आपकी मेहरबानी अब इसका क्लिप ना बना लीजिएगा। अच्छा, तो इसी तरीके से जिस तरीके से शेयर सर्टिफिकेट है, निकाह नामे की मैंने मिसाल दी है, इसी तरीके से होता है कि बॉन्ड सर्टिफिकेट वो भी इशू किया जाता है जो इस बात का सबूत होता है
कि आपने पैसा दिया हुआ है और कल को आप क्लेम कर सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता जी कि नहीं आपसे तो हमने पैसे लिए ही नहीं है। जुबानी कलामी तो जाहिर बात है कोई भी मुकर सकता है। बॉन्ड्स आर नॉर्मली इशूड अगेंस्ट कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब है सिक्योरिटी। इशू किए जाते हैं किसके अगेंस्ट? सिक्योरिटी के अगेंस्ट। वो जो पैसे ले रहे हैं वो एक तरह से आपकी सिक्योरिटी जमा हो गई। एंड देयरफॉर अ हाईली सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है जी। और ये लॉन्ग टर्म में ज़ाहिर बात है, और हाईली सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है जी। तो वो देर पा यानी कि लंबी मुद्दत के लिए ये सारा प्रोसेस यानी कि हो रहा होता है। ये नहीं है कि जी एक हफ्ते के बाद आप वापस करने चल पड़े हैं। हाँ, 2 साल, 3 साल, 5 साल। ठीक है। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट देना होता है ना मेरे भाई इस सिनेरियो में, वो मोस्टली ये होता है कि एक तरह से आप कह लें कि वो ना फेस वैल्यू पे लग रहा होता है, जो भी आपकी परसेंटेज होती है। ठीक है। बाकी मुख्तसर अल्फाज में बॉन्ड्स क्या होते हैं? आप गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, गवर्नमेंट आपको बॉन्ड सर्टिफिकेट इशू करती है। बॉन्ड जिसने पैसा दिया हुआ होता है उसको उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है। जिसने लिया हुआ होता है, लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने वो इंटरेस्ट पे कर रही होती है। ठीक है जी। और रिडीमेबल होते हैं, लेकिन मेच्योरिटी डेट पहले से डिसाइडेड होती है, लेट्स सपोज 4 साल बाद, 5 साल बाद, जो भी। ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब आपको ये समझ आ जाएगी। बाकी आपके समझने के लिए इतना काफ़ी है। और ये इसकी कैलकुलेशंस किस तरीके से होती हैं ये भी इंशाल्लाह मेरे दोस्तों आपका शौक FAR 2 में पूरा हो जाएगा। 8-9 नंबर का सवाल इसका आता है वहाँ पे भी। अच्छा भाई, उसके बाद हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। Fixed rate bond pays a regular interest rate or coupon rate return to investors, therefore provide a predicted form of cash outflow needs for an issuer. अच्छा जी, फिक्स्ड रेट का क्या मतलब है? आपने जो है ना वो एनुअली लेट्स सपोज वो कर लिया, लिख पढ़ हो गई कि जी 10% आप हमें सूद दोगे। ठीक है जी। तो वही वो बात कर रहा है, फिक्स्ड रेट बॉन्ड जो है ना वो रेगुलर इंटरेस्ट पे द रेगुलर इंटरेस्ट रेट और कूपन रेट रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, यानी कि आपने अगर पैसा लगाया तो आपको 10% के हिसाब से फिर सूद मिलता रहेगा। इस वजह से जिसने बॉन्ड इशू किए हैं, लेट्स सपोज वो है गवर्नमेंट। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट को पता होता है कि लेट्स सपोज 31 दिसंबर 2022 अब आ रहा है ना, तो 31 दिसंबर 2022 को जो है वो गवर्नमेंट ने उन लोगों को जो है ना वो 10% के हिसाब से सूद पे करना है, यानी कि कैश आउटफ्लो होगा, यानी कि पैसे जाएंगे। दूसरे नंबर पे है जी, कंसीडर्ड लेस रिस्की कंपेयरिंग टू इक्विटी मोड ऑफ फाइनेंसिंग ड्यू टू स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है जी। वो क्यों ये लेस रिस्की है, यानी कि पैसा डूबने का कम खदशा क्यों होता है? स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट होती है, पता होता है कि ये फलान डेट तक है, लेट्स सपोज 2 साल, 31 दिसंबर 2024 तक है, लेट्स सपोज। ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा, किसके मुकाबले में कम रिस्की है जी? इक्विटी फाइनेंसिंग। अब इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है वो बाद में हम जाके देख लेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है जी। जब आगे ये टॉपिक, क्योंकि अभी इसमें हम डेट फाइनेंसिंग पढ़ रहे हैं तो फिर इक्विटी फाइनेंसिंग बाद में आएगा तो पता चल जाएगा कि क्यों जो है ना वो ज़्यादा रिस्की है। मोस्ट बॉन्ड्स आर यूनिवर्सली रेटेड बाय क्रेडिट रेटेड एजेंसीज प्रोवाइडिंग एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ एनालिसिस। अच्छा जी। वो कहता है जी कि कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जिनका अगर पाकिस्तान में लेट्स सपोज जो है ना वो 15,000 रुपए का है। ठीक है जी। उसकी वैल्यू 15,000 की है, तो वो आप अगर यूके या किसी और जगह पे भी चले जाएं तो वहां पे भी आपको जो है वो इतने में मिल रहा होगा। अब अगर आप एज्यूम कर लें अपने समझने के लिए कि लेट्स सपोज यूनिलीवर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, यूनिलीवर जो है ना वो वर्ल्ड वाइड काम करती है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, तो फिर उसका जो स्टॉक शेयर, चलो वो तो शेयर की बात होगी, अगर वो बॉन्ड्स यहाँ पे जिस अमाउंट के साथ इशू कर रही है तो उसी हिसाब से जो है ना वो अपने किसी ना किसी और मुल्क के अंदर भी हो सकता है वो इशू कर रही हो, ताकि उसकी जो है ना वो गुडविल वैल्यू सेम रहे। तो ये बात वो कर रहा है। क्रेडिट रेटिंग रेटेड एजेंसीज होती हैं, फिर ये जिस तरीके से आप एजेंट्स को कह लो, वो ये काम भी कर रहे होते हैं किसी और के बिहाफ पे। Convertible bonds can be converted to equity shares after a specified period, making them more appealing to investors. हाँ, अगर लेट्स सपोज एक जगह पे रुझान है कि बॉन्ड्स की सेल, अब आपको पता है कि बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान के अंदर भी जो बॉन्ड्स वगैरह जो है ना वो लेते हैं पैसा अपना रखवा के। ज़्यादातर आवाम की कोशिश होती है कि हम शेयर्स खरीदें।
क्योंकि शेयर्स खरीदने से वो डिविडेंड वगैरह और कंपनी के प्रॉफिट अगर बढ़ रहे हैं तो शेयर की कीमत तो बढ़नी है, साथ फिर डिविडेंड भी मिल रहा होता है। तो कुछ बॉन्ड्स जो होते हैं उन्हें कन्वर्टिबल बॉन्ड्स कहते हैं, जिनको कुछ खास पीरियड के बाद यानी कि 1 साल के बाद लेट्स सपोज वो इक्विटी शेयर्स के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है जी, ज़्यादा कशिश करते हैं, ज़्यादा आवाम यानी कि उनको खरीदना चाहती है, अपीलिंग टू इन्वेस्टर्स, आवाम ज़्यादा शेयर्स खरीदने में पैसा लगाना चाहती है। In the event of a corporation's bankruptcy, the bond is paid before common stock shareholders। ठीक है जी, अगर जो है वो कॉरपोरेशन मिसाल के तौर पे हबीब बैंक फ्लॉप होने जा रहा है, बैंकरप्ट होने जा रहा है, यानी कि उनके जितने लेने देने के मामले हैं सब खत्म, बॉन्ड इज पेड अदा किए जाते हैं बिफोर कॉमन स्टॉक शेयर होल्डर्स। ठीक है जी, अगर हबीब बैंक बैंकरप्ट होने जा रहा है तो भाई शेयर होल्डर्स जिन्होंने शेयर खरीदे हुए थे, अगर वो काबिल वापसी शेयर थे तो उनको पैसे बाद में मिलेंगे, लेकिन बॉन्ड वालों को पैसे जो है वो पहले मिलेंगे। अब आप कहेंगे ले ये तो फिर जो है वो शेयर भी आप कह रहे थे शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। देखें भाई, शेयर की भी कुछ अकसाम है। ठीक है, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, वहां पे भी कुछ को पहले पैसे मिलते हैं, बाद में पैसे मिलते हैं। तो ये जस्ट जो लाइन लिखी हुई है उसी को ही आप फॉलो करें, क्योंकि आई कैप ने यहीं से एमसीक्यू बनाना है। अगर डेप्थ में जाएं तो फिर बेशुमार एक्सेप्शंस निकल आती हैं, और मैं वो बात करने उन पे अगर डेप्थ में जानने लग जाऊं तो फिर तो जो है ना वो 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। उसके बाद है जी, फर्दर मैनी बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड थ्रू सम फॉर्म ऑफ कोलेटरल, सिक्योरिटी रखी जाती है जी। ठीक है जी, आप समझ लें कि जी आपकी बिल्डिंग जो है वो प्लेज की जाती है। ठीक है जी, आपका जो है वो कोई एसेट है, कोई कार है, वो प्लेज हो जाती है। आपने अक्सर देखा है कंपनियां जो है वो जिस तरीके से बैंक से लोन लेती हैं तो वो प्लेज होता है, तो वहां पे भी वो कहता है यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी सिस्टम होता है। देयरफॉर बॉन्ड्स आर कंसीडर्ड लेस रिस्की कंपेयर टू स्टॉक्स। ठीक है जी, उसके बाद है प्रोवाइड अ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग अवॉइडिंग शॉर्ट टर्म रीफाइनेंसिंग रिस्क। अच्छा, शॉर्ट टर्म रीफाइनेंसिंग रिस्क क्या होता है कि कल को वो रिन्यू होता है कि नहीं, दोबारा लोन मिलता है या नहीं मिलता, और जो काम हमने स्टार्ट किया हुआ है क्या वो पूरा हो पाएगा या नहीं, ये तो नहीं अगर दोबारा रीन्यू ना हुआ तो फिर हमें वो काम जो है वो रोकना पड़ जाए। तो ये जो है वो इससे हम क्या मीडियम या लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। ठीक है जी, यानी कि 12 माह से तो ज़्यादा ही होगा, लेट्स सपोज 1.5 2 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए। चीपर फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग कंपेयरिंग टू बैंक डेट्स फॉर हाई क्रेडिट रेटिंग इशू। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है मेरे भाई कि वो कहता है जी कि जो इशूअर है, मिसाल के तौर पे इशूअर से क्या मुराद है जी, गवर्नमेंट। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट हो सकता है कि अगर किसी बैंक से उधार पैसा पकड़ती है, लेट्स सपोज अज्यूम कर लेते हैं ये जो हमारे स्टेट बैंक होते हैं, ठीक है जी, उनसे अगर पैसा पकड़ती है और उन्हें अगर पे करना पड़ता है जी 20%, और अगर वो इस तरीके से अवाम से पैसा पकड़ती है बॉन्ड्स के तरीके से, तो इधर अगर उन्हें लेट्स सपोज 13% भी पे करना पड़ता है तो भाई ये 7% का मार्जिन है, गवर्नमेंट को ये 7% कम इंटरेस्ट अदा करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को तो फायदा ही हो गया ना जी एक तरीके से। तो वही वो बात कर रहा है, आप ये समझ लें कि गवर्नमेंट को जो है वो क्या करना, गवर्नमेंट के लिए ये ज्यादा आसान तरीका है फाइनेंसिंग का, पैसा लेने का, किसके मुकाबले में, बैंक डेट्स के मुकाबले में। अच्छा भाई, इसके अंदर वो कोई डेप्थ के कॉन्सेप्ट नहीं चेक करेगा पेपर में, ये जो ये इस तरह का ये जो टॉपिक है स्ट्रेट वो लाइंस ही उठाएगा। ठीक है, या इस तरीके से वो कर लेगा कि जी किन के लिए, यानी कि फिर वो लाइन ही टेस्ट हो रही होगी, कोई डेप्थ वेप्थ में नहीं जाएगा वो, क्या परेशान हो रहे हो अच्छा यार ये है मेरा ये पॉइंट रह गया, तो सच एज कोई सिनेरियो नहीं है। उसके बाद है जी डिसएडवांटेजेस, नुकसानात क्या हैं। फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स में हैव इंटरेस्ट रेट रिस्क एक्सपोजर इन एनवायरनमेंट्स वेयर द मार्केट इंटरेस्ट रेट इज राइजिंग। एक नुकसान ये है कि अगर वो फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स हैं, लेट्स सपोज जब आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हुई थी जी कि आपने डन किया 10%, लेकिन वो कहता है कि रिस्क क्या है अब कि भाई वो मार्केट रेट हो सकता है, अब आपने तो ये डन कर दिया 2022 में, यानी कि हो सकता है 2023 में मार्केट में जो है ना वो रेट चला जाए, आपने 10% अर्न किया तो ये 15% पे चला जाए, 2024 में ये 20% पे चला जाए, आपका तो 10% पे खड़ा हुआ है, तो आपको वो 5 साल वो भी फिर अल्टीमेटली लॉस हो रहा होगा। दूसरा है जी क्रेडिट वर्दीनेस, क्या होता है जी कि लोन लेने देने की क्रेडिबिलिटी, अगर आपको याद होगा कि अगर आपने मिसाल के तौर पे मुझे उधार दिया, आपने कहा यार जो है ना वो 15 दिन के अंदर वापस कर देना, अगर तो मैं आपको वापस कर दूंगा
15 दिन के अंदर, तो आपको मेरे पे एक एतमाद भी कायम होगा और आपको ये नहीं कि ये फील होगा कि नहीं यार ठीक है, लेन देन का बंदा ठीक है। और अगर लेट्स सपोज मैं आपको लाराबाजी करूंगा आजकल आजकल तो जाहिर सी बात है फिर वो जो है ना क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक है जी, एतमाद आप कह लें कि वो खत्म हो जाएगा। बस जो है ना वो सीए के होते ही मैं घर वालों को भेज दूंगा, अभी क्या जल्दी है, ठीक है जी, बस थोड़े से दिन और। तो ये होता है लाराबाजी, ठीक है जी, सीए हो गया फिर बस मैं सेटल हो जाऊं, तो अल्टीमेटली ये होती है लाराबाजी। ठीक है मेरे भाई, तो ये मैंने एक मिसाल दे दी, इसको बेशक साथ लिख लें आप। क्रेडिट वर्थिनेस इज important when considering the chance of default risk from the underlying issuer's financial viability। अच्छा, क्रेडिट वर्दीनेस यानी कि ये आपने देखना होता है कि जिसको आप पैसे दे रहे हैं वो किस कदर काबिल एतमाद है। यानी कि अगर आप लेट्स सपोज गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो ये भी आपने देखना है, जो आजकल हालात चल रहे हैं, हर 6 महीने के बाद तब्दीलियां हो रही हैं, कभी पंजाब की गवर्नमेंट बदल रही है, कभी वफाक की बदल रही है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो हर एक गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज होती हैं। तो पैसा देने से पहले वो कहता है चांस ऑफ डिफॉल्ट रिस्क, यानी कि ये ना हो कि आपका पैसा डूब जाए, उससे पहले जो है ना वो आपको ये देखना होगा कि जिसको आप पैसा दे रहे हैं, ठीक है जी, कि वो उस बंदे के लेन देन के मामलात किस तरीके के हैं। आप अपनी अगर सोशल लाइफ में देख लें तो आप ये, आपसे कोई पैसे लेने आए तो सबसे पहले आप ये देखते हो कि ये कोई ठग तो नहीं है, ये फ्रॉड तो नहीं करता, बेशक आपका वो परमानेंटली वहां पे रहने वाला बंदा, ये तो नहीं है कि पैसे लेके जो है वो बस आजकल आजकल तो जाहिर बात है आप फिर उसे ना कर देते होते हैं। उसके बाद है जी, बॉन्ड्स में हैव इन्फ्लेशनरी रिस्क इफ द कूपन रेट डज नॉट कीप अप विद द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा जी, एक जो है ना ये भी रिस्क हो सकता है, लेट्स सपोज कूपन रेट जो होता है ना, ठीक है जी, तो वो लेट्स सपोज आप समझ लें कि वो 10% है और आपकी अगर महंगाई जो है वो 40% बढ़ गई है, ठीक है जी, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया, ठीक है, अगर ये इसके अकॉर्डिंग नहीं ऊपर नीचे हो रहा, अगर ये कम हुई है, ठीक है जी, अगर ये डाउन हो गई है तो ये भी, क्योंकि ये तो फिक्स खड़ा है, फिर तो फायदा है, और अगर ये बढ़ गई है तो फिर तो आपके लिए नुकसान हो गया, जाहिर सी बात है। आपको तो अगर देखा जाए तो बहुत सारा लॉस हो गया ना, जहाँ पे आप मिसाल के तौर पे लाख कमा सकते थे, या वक्त की ज़रूरत के मुताबिक जिस तरह आप देखें महंगाई बढ़ती जाती है तो पैसे की कदर कम हो रही है ना, जो चीज़ आपको पहले 1000 रुपये में मिलती थी अब अगर वो 1900 रुपये में मिल रही है तो पैसे की कदर डाउन हो गई। तो अल्टीमेटली इस बंदे को भी तो भाई लॉस हो गया ना, उसे तो वही इंटरेस्ट मिल रहा है 10% के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन इधर से खर्चे उसके बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये बात वो कर रहा है। क्रिएट्स अ कमिटमेंट ऑफ कैश पेमेंट्स, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल देयर फॉर अ लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है जी। अच्छा जी, कमिटमेंट ऑफ कैश पेमेंट्स, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वगैरह, इंटरेस्ट सूद है, प्रिंसिपल वो जो पैसा दिया होता है, लिक्विडिटी होती है कि जी का वो अगला बंदा जो है ना वो, अगर चलो गवर्नमेंट तो बड़े लेवल की बात है, हो सकता है कि छोटे लेवल के कोई बंदा है यानी कि वो बैंक है वो आपको आपसे वो बॉन्ड्स वगैरह इशू कर रहा है, तो उसमें ये रिस्क होता है कैश पेमेंट की कमिटमेंट, आपने पैसा दिया क्योंकि पैसे के लेन देन के मामलात हो रहे होते हैं, तो इसमें अगला पैसा लेके भाग जाए, उसका कारोबार बंद हो जाए, तो जाहिर बात है ये रिस्क इसमें मौजूद रहता है। Requires to maintain certain financial and non-financial caveats such as maintaining certain ratios। अच्छा, इसके अंदर ये भी रिस्क होता है, जाहिर सी बात है, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, कैविएट्स होते हैं इंतबा मुतनब्बे करना, वार्निंग होता है। फाइनेंशियल रिस्क तो जिस तरीके से ये मैंने आपको बताया ना कि जी आप 10% पे फिक्स खड़े हैं, चाहे इधर से 40% ऊपर चली जाए महंगाई, आपको हर सूरत जो है वो क्या करना है कि वही पेमेंट वसूल करनी होगी। और नॉन फाइनेंशियल ये भी आपको मौका मिल सकता है जी कि आप जो है वो कहीं और इन्वेस्ट करके ज़्यादा कमा सकते थे, लेट्स सपोज कोई गाड़ी खरीद कर, ठीक है जी, या कोई एसेट खरीद कर, लेकिन फिर आपका पैसा तो बंधा पड़ा है ना, तो वो फिर नॉन फाइनेंशियल यानी कि आपको वो सूद के अलावा जो यानी कि बेनिफिट्स मिल सकते थे वो भी फिर आपको मेंटेन करना पड़ता है हर चीज़ को, ठीक है जी। अगर आपने जो है वो जो है ना वो मिसाल आपको दे दूं कि ड्रेस और शूज़ दोनों लेने थे, ठीक है जी, तो अगर आपने सिर्फ एक चीज़ को ही लेनी हो, लेट्स को सिर्फ ड्रेस लेना हो, तो हो सकता है वो आप 7,000 का ले रहे हो, और अगर आपने सिर्फ शूज़ लेने हो तो हो सकता है वो आप 5,000 के ले रहे हो। यानी कि अच्छी एक चीज़ अगर लेनी हो सकता है वो ज़्यादा सुपर डुपर मिल रही हो, लेकिन अगर आपने दोनों लेनी है तो फिर आपको जो है वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हो सकता है सूट आप फिर 7 की बजाय वो 4,000 वाला ले रहे हो और शूज़ जो है वो 5 की बजाय फिर यानी कि वो 6,000 वाले ले रहे हो, यानी कि दोनों में फिर आपको बैलेंस कहीं ना कहीं रखना पड़ता है, ठीक है जी। उसके बाद है जी
फाइनेंस लीज की बात करते हैं जी। जी तो भाई इसके बाद है जी फाइनेंस लीज। ठीक है जी, फाइनेंस लीज को पढ़ाने से पहले मैं आपको इसका जो है वो बैकग्राउंड बताता हूँ भाईजान। ये भी इन डिटेल जाके जो है वो मेरे दोस्त आप पढ़ रहे होंगे FAR 2 के अंदर। ठीक है जी, जिससे कहते हैं हम CAF 5। ठीक है जी, इसके अंदर है जी IFRS 16 इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 16। ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है लंबी चौड़ी डिटेल में है वहाँ पे। इसके बाद फिर फाइनल रिपोर्टिंग में रही सही कसर इसकी वो ठीक तरीके से निकालता है। ठीक ठाक इसके अंदर कॉन्सेप्ट हैं, इंशाल्लाह बहुत ग्रिप हो जाएगी मेरे दोस्तों आपकी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर होता क्या है। ठीक है जी, आपने लेट्स सपोज एक कार खरीदी। ठीक है जी, आप जो है वो ए हैं। ठीक है, आपने ये गाड़ी बी को दे दी। बी को आपने दे दी लेट्स सपोज 3 साल के लिए। ठीक है, आपका जो है वो अब जो बी है, ठीक है, ये आपका ये एग्रीमेंट है। क्या एग्रीमेंट है जी कि हर साल लेट्स सपोज बी जो है ना वो ए को 3 लाख रुपए के अदा करेगा हर साल किराए की मद में। ठीक है जी। अच्छा, वो होता है कि हर साल के स्टार्ट में देना है या एंड में देना है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड होता है। बी जो है वो 3 लाख रुपए लेट्स सपोज हर साल ए को अदा करेगा। इसके अंदर ये चीजें भी होती हैं कि लेट्स सपोज ये 3 साल के लिए लीज थी। लीज यानी कि एक तरह से आपने रेंट पे गाड़ी दे दी। रिस्क एंड रिवार्ड सारे बी के पास हैं, फायदे नुकसानात का जिम्मेदार जो है वो बी होगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर फायदा हुआ तो वो भी बी को होगा, अगर नुकसान होगा तो वो भी फिर बी भरेगा। ठीक है, बी बर्दाश्त करेगा। ये भी इसके अंदर ऑप्शन होता है। अगर ए देना चाहे कि 3 साल के एंड पे जो है ना यार के जो है ना वो कीमत जो है ना वो वैसे तो रह गई है 20 लाख। चलो यार आप इस तरह करो, आप 10 लाख रुपए दो और गाड़ी आप रख लो। तो बी को जाहिर बात है, बी अंधा नहीं है कि बी 20 लाख वाली चीज अगर 10 लाख में मिल रही है तो वो नहीं लेगा। ठीक है, तो ये पॉसिबली होता है। क्वेश्चन के अंदर तो जब वो टेस्ट करता है तो वो खुद भी बता देता है कि वो ले रहा है नहीं ले रहा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो मलकियत असल नाम पे किसके रहेगी, ए के पास, लेकिन सारे मजे जो है वो कौन करेगा, बी करेगा। ए को क्या फायदा है कि बस ए को ये रेंट मिल रहा है। ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो एंड पे बी को ये ऑप्शन भी मिल सकता है। ठीक है जी, तो आइए इसको थोड़ा मैं तेजी से पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये मैंने जो चीजें बताई हैं जब आप इसको पढ़ेंगे तो यही बातें इसके अंदर भी हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तो असल वही है। तो अब ए जो है वो मालिक है, गाड़ी देने वाला है, बी लेने वाला है। जो देने वाला होता है भाई मेरे, लीज लीज जो होती है ना एक तरह से रेंट आप समझ लें। तो देने वाले को हम कहते हैं लेसर और लेने वाले को हम कहते होते हैं लेसी। ठीक है जी। अब फाइनेंस लीज इज एन अदर वे ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंस, क्योंकि मामला तो पैसे का ही चल रहा है। वे आर इफेक्टिवली अ लीजिंग कंपनी, यानी कि देने वाला लेसर या ओनर बाइज द एसेट फॉर द यूजर, खरीद के दे रहा है। ठीक है जी, यूजर हायरर या लेसी। ये ए, ये बी, इसने गाड़ी खरीदी, बी को दे दी। ठीक है, नाम किसके रहेगी, ए के रहेगी। मजे कौन करेगा, बी करेगा। बी क्या करेगा, ए को किराया अदा करेगा। एंड रेंट्स इट टू देम फॉर एन अग्रीड पीरियड। लेट्स सपोज जो मैंने अज्यूम किया 3 साल के लिए। Simply, the finance lease is the type of lease wherein the lessor transfers all the risk and rewards, यानी कि कंट्रोल, फायदा बी का, लॉस भी बी का, मजे करें, associated with the asset to the lessee before the lease agreement expires। यानी कि 3 साल में फायदा हो नुकसान हो भाई बी का सर दर्द है सारा। The ownership could be transferred at the expiry of lease agreement with mutually agreed terms। वही ये मैंने जो बात की आपको कि वो कहता है कि जब 3 साल एंड होंगे तो फिर ये अगर उनमें ये तय पा जाता है तो वो फिर लेसी को भी वो लेसी वो गाड़ी रख सकता है। ये जो मैंने अभी आपको सिनेरियो बताया था 20 लाख और 10 लाख वाला। फाइनेंस लीज इज मोर वाइड स्प्रेड इन द एक्विजिशन ऑफ assets as computers and electronic equipment which become obsolete quicker because of rapid development in technology in the sector। अच्छा, ज़्यादातर ये होता इस तरीके से, यानी कि वो कहता है कि ये एसेट्स पे होता है, रेफ्रिजरेटर्स पे, गाड़ियों पे वगैरह वगैरह पे, यानी कि वो टेक्नोलॉजी जो मार्केट के अंदर जिसमें ज़्यादा जल्दी से वो तेज़ी से तरक्की आ रही। ज़ाहिर सी बात है, जब 3 साल या 4 साल के बाद आप उसको यूज़ करके वापस कर रहे होंगे तो उसकी वो वाली वैल्यू तो रह नहीं जाएगी।
ठीक है, तो वो भी ऑप्शन होते हैं, अगर यानी कि उसने वापस करना हो तो वो फिर आप इसकी लंबी चौड़ी डिटेल FAR 2 में ही जाके देखेंगे। बस ये है कि अब होता है कि वो कहता है कि ऐसी चीज़ें जिनमें मार्केट में तब्दीली आ रही होती है ना, तो वो फिर ये ऑप्शन इसीलिए दिया जाता है कि वो यानी कि एंड पे वो ही रख ले, चलो कुछ ना कुछ पैसे आ रहे हों, मार्केट में भी सेल हो जाया करता है वैसे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल मेकिंग द लीजिंग डिसीजन टू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ लीजिंग द एसेट विद द कॉस्ट ऑफ ओइंग दी सेम। हाँ, ये होता है कि ये नहीं है कि एक चीज़ की कीमत जो है वो लेट्स सपोज जो है वो 8 लाख है, और आप बोंगी मारें 3 साल के लिए उस चीज़ को लेके और 15 लाख आप उस पे किराया पे कर रहे हो, तो फिर जाहिर सी बात है वो कहते हैं इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि कॉस्ट वैसे कितनी आ सकती है। अगर लीज पे एसेट जो है ना वो ले रहे हैं, तब जो है वो कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। हाँ, देने वाला भी ये सोचेगा कि लेट्स सपोज मेरी जो है वो 2 करोड़ की चीज़ है, और अगर मैं 4 साल के लिए लीज पे देता हूँ तो मुझे इसमें क्या फ़ायदा नुकसान है। अच्छा जी, उसके बाद हैं जनाब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस इसके क्या है? लिक्विडिटी, द लेसी कैन यूज द एसेट विदाउट इन्वेस्टिंग कंपनी फंड्स इन द एसेट। ठीक है जी। द कॉस्ट इज स्प्रेड ओवर मंथली इंस्टॉलमेंट्स रेदर अ लार्ज अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर भाई ये नहीं होता, लेट्स सपोज आप, या मैं अपनी बात कर लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं नई गाड़ी लेने की हिम्मत में नहीं हूँ, मैं मिसाल के तौर पे 2 करोड़ नहीं भर सकता, ठीक है, और मुझे चाहिए कि जी मैंने जो है ना वो 3 साल के लिए मुझे गाड़ी चाहिए, तो मैं वो किस्तों पे ले लेता हूँ। तो वही वो कहता है कि जी कि उसमें आपको ये नहीं होता कि आपको कंपनी का फंड यानी कि 2 करोड़ उठा के देना पड़ेगा। आप अपनी सैलरी में से भी आप ये कर सकते हो कि ठीक है आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते हो। फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि वो रेंटल है कि जी 3 लाख हर साल का आपने अदा करना है, और इंटरेस्ट रेट जो भी बनेगा वो अदा करना होता है। टैक्स एडवांटेज ये होता है, जाहिर सी बात है, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई हुई है कि ये जो है ना वो आपका रेवेन्यू फिर उसमें से खर्चे निकलते हैं, तो टैक्स भी एक खर्चे के तौर पे लेस हो रहा होगा, सॉरी, और ये जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे या रेंट पे कर रहे होंगे वो भी एक खर्चे के तौर पे लेस हो रहा होगा। प्रॉफिट आपका कम आएगा, अल्टीमेटली जब प्रॉफिट आपका कम होगा तो फिर उस पर आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है जी कि इसके अंदर ये होता है कि आपकी मेरी डील हो रही, मैं कहूँ नहीं यार मैं मंथली 50 या सालाना में 50,000 नहीं दे सकता, मैं 40,000 दे सकता हूँ। तो इस हवाले से वो कह रहे हैं कि ये कोई यानी कि इसमें लचक है कि मामलात हो सकते हैं, निगोसिएशन पॉसिबल होती है। Customized repayment structures are available tailored to match a कंपनीज कैश फ्लो पैटर्न्स। ठीक है जी, आप अपनी, अगर यहाँ तो कंपनी की बात करें, आप अपनी जेब के ही अपने और खर्चों के हिसाब किताब से ही कर सकते हैं कि हाँ जी मैं यानी कि महीने का 30,000 दे सकता हूँ या 40,000। डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइनेंस लीज रीपोसेशन, लीज एग्रीमेंट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट। ठीक है जी, यानी कि जाहिर बात है मालिक आपको गाड़ी दे रहा है तो वो एग्रीमेंट होगा, ठीक है जी, तो उसके पास वो सबूत भी होंगे। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट, अगर आप पेमेंट नहीं करते तो एसेट में भी रीपोसेस्ड, वो आपसे गाड़ी वापस ले लेगा, जाहिर सी बात है, चाहे आप शराफत से दे दें या डंडे के जोर पे। फिर क्रेडिट रेटिंग जो होती है, नॉन पेमेंट कैन नेगेटिवली अफेक्ट द क्रेडिट रेटिंग ऑफ बोथ द बिजनेस एंड द गारंटर। हो सकता है किसी ने आपकी गारंटी ली हो तो उसका भी नाम खराब होगा, और जो जिसने लेट्स सपोज अगर मुझे एचबीएल ने गाड़ी लेके दी है टोयोटा से, तो एचबीएल का नाम भी खराब होगा, ठीक है जी। और जाहिर सी बात है जो ले रहा है, मैं ले रहा हूँ, तो मेरा भी नाम खराब होगा। अल्टीमेटली फिर आप किसी के साथ अगर दो नंबरी करोगे तो फिर गुडविल तो डैमेज होगी। ओनरशिप, मलकियत, द लीगल ओनरशिप रिमेन्स विद द फाइनेंस। जिसकी गाड़ी है असल उसके पास रहती है। लेट्स सपोज बैंक मुझे खरीद के दे रहा है तो असल नाम बैंक की रहेगी, हाँ जब अगर मैं एंड पे ले लेता हूँ तो फिर मेरे नाम पे शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि मज़े सारे मैं करूँगा, मलकियत उनकी रहेगी। कंडीशंस जो होती हैं, सर्टन कैवेट्स विच नीड्स टू फॉलोड फॉर फाइनेंसली सच एज मेंटेनिंग सर्टन माइलेज फॉर एन ऑटो। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अंदर ये हो सकता है कि वो कह दें कि आप मंथली जो है ना वो 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला सकते, ये पाबंदी हो सकती है इसमें। ओवरऑल मेंटेनेंस ऑफ लीज्ड एसेट, करंट रेशियो वगैरह। अच्छा, इसके अंदर वो ये भी कह सकते हैं कि जी अच्छा ठीक है जी, आप हर महीने इसकी जो है ना वो सर्विस और ट्यूनिंग वगैरह कराएंगे या इसके टायर चेंज करवाएंगे। हो सकता है आप ज़ाती हैसियत में ना वो करवाना चाहते हो, तो ये वाले जो है ना वो, अच्छा करंट रेशियो जो है वो क्या है, यानी कि आप जो है ना वो इससे इतना चलाएंगे, इतना इससे प्रॉफिट कमाएंगे, इस तरह की पाबंदियां हो सकती हैं। ये तो बस उसने जस्ट एक समझाने के लिए आपको दे दिया है। तो जब फिर कोई भी बंदा एग्रीमेंट कर रहा हो, इतना पागल तो वो नहीं होता कि पाबंदी के तहत ही लेना है और किराए भी भरने हैं, तो फिर फ़ायदा क्या आया।
ठीक है जी, इंशाल्लाह कल को फिर हम ऑपरेटिंग लीज को भी देखेंगे और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को भी देख रहे होंगे इंशाल्लाह। और इक्विटी फाइनेंसिंग, मेरे ख्याल में लग जाएंगे मेरे भाई, इस पे 4-5 दिन तो और लग ही जाएंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।